हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल। वेलकम टू क्रिज्म एकेडमी। आज है 7 अगस्त 2026 और आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर्स में जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। और यहाँ पे मैंने आर्टिकल्स के नेम मेंशन कर रखे हैं और तो इन सारे आर्टिकल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सिर्फ आर्टिकल ही नहीं बल्कि जितनी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी टॉपिक रिलेवेंस में होगा उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट रियली मोटिवेट्स मी। ओके, so J&K police register FIR over PDP protest to mark 7th anniversary of Article 370 dilution। तो हुआ ये है कि J&K में जो पुलिस है J&K की, उन्होंने क्या किया, थर्सडे के दिन कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, उनके खिलाफ FIR दर्ज किए और ये बेसिकली वो लोग थे जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, उनसे जुड़े हुए थे। और ये लोग जो है प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, बट पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने परमिशन नहीं ली थी, ये बगैर परमिशन के प्रोटेस्ट निकाल रहे थे। बट ये प्रोटेस्ट था किस चीज का, इसे जानना हमें जरूरी है। आर्टिकल 370 क्या होता है और जम्मू एंड कश्मीर का क्या स्टेटस था पहले, अभी क्या है, इस चीज को हमें फोकस करना ज्यादा जरूरी है rather than कि हम ये न्यूज पर फोकस करें कि कौन से पॉलिटिशियन ने क्या कहा। तो व्हाट इज इन न्यूज? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रजिस्टर FIR अगेंस्ट लीडर एंड वर्कर ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आफ्टर दे ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट इन श्रीनगर टू मार्क द 7th एनिवर्सरी ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था और उसके खत्म हुए 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, उसी के लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा था J&K में। और यहाँ पे ज्यादा हाईलाइट इसलिए है क्योंकि जो फॉर्मर की वहाँ पे सीएम थी, फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती, उन्हें और उनकी डॉटर इल्तिजा मुफ्ती को अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर FIR कर दिए गए। तो पुलिस एलिज दैट द प्रोटेस्टर हेल्ड रैलीज विदाउट परमिशन। पुलिस का ये कहना है कि परमिशन नहीं लिया गया था, इस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया। पीटीपी हैज कॉल्ड द FIR अ मिसयूज ऑफ पावर एंड क्लेम द प्रोटेस्ट वर पीसफुल। अब जो लोग जिन पर FIR दर्ज हुए हैं उनका कहना है कि ये मिसयूज हो रहा है पावर का, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुली किया जा रहा था। और पुलिस का कहना है कि भाई परमिशन ही नहीं लिया गया। खैर, हमें उन टॉपिक पर नहीं आना है। लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग जो कि है आर्टिकल 370। ठीक है, तो 7 अगस्त 2026, 7 years since the abrogation of Article 370। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि आर्टिकल 370 जो है वो एक स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, कुछ स्पेशल उसके फंक्शंस हैं और इस आर्टिकल के तहत उसे कुछ स्पेशल फंक्शंस मिलते हैं जो बाकी के स्टेट्स को नहीं मिलते हैं। उसे अबॉलिश कर दिया गया है 2019 में ही। ठीक है, उसके खत्म हुए आज 7 साल हो गए हैं, उसी का ये प्रोटेस्ट चल रहा था। तो देखते हैं कि आर्टिकल 370 में था क्या, कौन से उस जम्मू एंड कश्मीर को कौन से स्पेशल पावर दिए गए थे। तो आर्टिकल 370 ग्रांटेड स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस टू द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट केम इनटू फोर्स 1950। तो 1950 में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग, पार्लियामेंट कुड लेजिस्लेट ऑन लिमिटेड सब्जेक्ट अनलेस द स्टेट कंसेंटेड, स्पेशल राइट ओवर लैंड एंड परमानेंट रेसिडेंसी। ये 4 चीज के उसे पावर दिए गए थे। ठीक है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि इंडिया का तो कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे हम जानते हैं सारे स्टेट पर वही अप्लाई होता है, बट जम्मू एंड कश्मीर को कुछ खास अपने लिए लॉ बनाने का पावर दे दिया गया था। उसके लिए सेपरेट फ्लैग्स भी दिए गए थे। इंडिया का फ्लैग तो है, साथ में जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक ओन फ्लैग था। और पार्लियामेंट जो है जो भी लॉ बनाएंगी वो स्टेट के मर्जी के बिना नहीं बना सकती। ठीक है, और वहां पे जितने भी रेसिडेंट है, परमानेंट रेसिडेंट, उनका कुछ स्पेशल हक था उनके लैंड पर। मतलब बाहर का कोई भी दूसरे स्टेट से बिलोंग करने वाला पर्सन जम्मू एंड कश्मीर में लैंड ओन नहीं कर सकता। इस तरह का कुछ प्रोविजंस थे, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर दिया गया था। लेकिन क्या अगस्त 2019 को क्या किया गया कि आर्टिकल 370 को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। साथ ही आर्टिकल 35A जो है उसे भी इनइफेक्टिव कर दिया गया। जितने भी स्पेशल स्टेटस थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, जबकि बाकी सभी स्टेट सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, है ना। अलग फ्लैग था जम्मू एंड कश्मीर का। उसके अलावा
इंडियन पार्लियामेंट हर लॉ को सीधे जेएनके में अप्लाई नहीं कर सकती थी। कई लॉज के लिए स्टेट गवर्नमेंट की अग्रीमेंट जरूरी होती थी, और जैसा कि हमने देखा अभी 35A वो पहले अप्लाई हुआ करता था, और इसके तहत क्या था कि सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट को कुछ स्पेशल राइट्स मिलते थे। वो स्पेशल राइट्स क्या हो सकते थे, जैसे कि जमीन खरीदना, ठीक है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने जॉब थे वहां के लोग ही सिर्फ कर सकते थे, साथ ही जितने स्कॉलरशिप है और कुछ और वेलफेयर स्कीम्स, वो सारे वहां के रेसिडेंट ही उसका बेनिफिट ले पाते थे और कोई दूसरे स्टेट्स के नहीं। लेकिन अब आर्टिकल 370 को भी खत्म कर दिया गया है और 35A को भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, ठीक है। जिसकी वजह से 7 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इस आर्टिकल के अगेन, इस आर्टिकल के लिए, मतलब वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आए थे। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 370 जो है वो एक टेम्पररी प्रोविजन था। 1950 में उसकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए उसे लाया गया था। बट अब जम्मू एंड कश्मीर जो है काफी हद तक सिक्योर है, तो उस अब जो है उसे इस आर्टिकल की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरीज जो है वो बनाए जा चुके हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल्स लिख रखे हैं टुगेदर विद द इम्पोर्टेंस, जिसे एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको लर्न रखना है। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस देता था, जो कि अब इन एप्रोप्रिएट है। 35A स्पेशल राइट टू परमानेंट रेसिडेंट, अब ये इनइफेक्टिव हो चुका है। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल पीसफुली और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन दीज राइट्स, ये सारा क्लॉज अभी भी एप्लीकेबल है। तो ये 3 अभी भी चल रहा है और वो 2 नल हो चुका है, तो इसे आपको लर्न रखना है। जितने भी इश्यूज थे मैंने यहाँ पे 1 लाइन में लिख रखी है, आप इसे रिवाइज कर सकते हो। और एग्जाम में जाने से पहले यहाँ पे की रिविजन है, इसे आप पढ़ लेना, ताकि आप बिल्कुल फौरन से जितनी भी चीजें आपने पढ़ा है वो रिमाइंड हो जाए। और ये आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, एंड इंडियन पॉलिटी पे तो आप इसे पढ़ते ही हैं। ओके, चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर। कर्नाटका होल्ड्स टॉक विद एंथ्रोपोनिक ऑन एआई। सो ये छोटा सा न्यूज है, इसे भी कवर कर ही लेते हैं हम। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, एक डिस्कशन किया किसके साथ, एंथ्रोपोनिक, अ लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, टू एस्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। तो बेसिकली एक कंपनी है जो कि एआई मॉडल्स बनाती है। तो उस कंपनी के साथ कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने एक बातचीत की, और एम क्या था, इज टू एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस, हायर एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिसर्च एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इन सारे सेक्टर्स में एआई लाना, डेवलप करना, ये जो है इस एम को लेकर ये डिस्कशन की गई। द टॉक ऑल्सो फोकस्ड ऑन रिजनेबल एआई डिप्लॉयमेंट, डेटा प्राइवेसी, डाटा सोवेनिटी एंड एआई स्किल डेवलपमेंट थ्रू सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो ये जो पूरा का पूरा बातचीत हुआ, ये इस टॉपिक पर हुआ कि किस तरीके से इसे थोड़ा सा सस्ता रखा जाए और सारे जो डेटा को है उसकी प्रिवेसी का भी ध्यान रखा जाए। अब न्यूज में बस ये है कि कर्नाटका जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वो उसे अपनी पूरी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं एआई इनोवेशन में, ठीक है। और वो डिजिटल गवर्नेंस, एआई ड्रिवन पब्लिक सर्विसेज, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, इन सब चीजों पर वो वर्क कर रहे हैं। एआई इज बिकमिंग अ मेजर पॉलिसी एरिया अंडर इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ऑब्वियस सी बात है, एआई अभी तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और फ्यूचर में भी ये डिमांड में है, जाहिर सा बात है। तो हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग एआई को इनोवेट कर रहा है। तो कर्नाटक के बारे में यहाँ पे मेंशन था इस न्यूज में, दैट्स व्हाई मैं इसे बता रही हूँ। बैकग्राउंड क्या है, वी ऑल नो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक मशीन है, ability of a machine or a computer system to perform tasks that normally require human intelligence such as learning, reasoning। इन सबको सॉल्व करने में ह्यूमन की इंटेलिजेंस चाहिए थी, बट उससे कई बेटर वे में जो एआई है इन सारी चीजों को करता है। एंथ्रोपिक इज अ ओनली अ कंपनी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाती है, और ये 2021 में इसे बनाया गया था। known for developing the cloud family of AI model focused on building safe, reliable and responsible AI system। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस आप इसे याद रखना। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर। हीरो स्टोन फाउंड इन कर्नाटका शेड्स लाइट ऑन लास्ट डे ऑफ होयसाला डायनेस्टी रूलर। तो हुआ कुछ ये है कि हीरो स्टोन, जिसे
वीरागलू भी कहा जाता है, एक मेमोरियल स्टोन होता है जो उन वीर योद्धाओं की याद में बनाया जाता था जिन्होंने युद्ध या लोगों की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। ठीक है, तो ये हीरो स्टोन का यही डिस्क्रिप्शन है और इसे हम क्या कहते हैं, वीरागलू। ओके, तो ये अभी हाल ही में डिस्कवर्ड हुआ है कर्नाटका में ही, जिसे आपको लर्न रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो कर्नाटका का एक आरसी केरी तालुक में एक पुराना हीरो स्टोन मिला है, इस पर कन्नाडा इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ओके, सो ये आपको ध्यान देना है। और रिसर्च का मानना है कि इस इंस्क्रिप्शन से होयसाला डायनेसिटी के रूलर विष्णुवर्धना की मृत्यु की एग्जैक्ट डेट को लेकर जो कंफ्यूजन था उसे क्लियर करने में एक मदद मिल सकती है। तो वी ऑल नो अबाउट एवरीथिंग, यहाँ पे सब मैंने मेंशन कर रखा है, आपको बस एक बार गो थ्रू करना है। ये खोज साउथ इंडियन हिस्ट्री और इपिग्राफी के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और इस आर्टिकल से हमें क्या क्या याद रखना है, तो होयसाला डायनेस्टी जो है आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी हिस्ट्री के मिडिवल एज से रिलेवेंस में है। ओके, यहाँ पे टाइमलाइन लिखी हुई है, इसे आपको ध्यान देना है कि होयसाला डायनेस्टी रूल लार्ज पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड तमिलनाडु बिटवीन दिस टू दिस। कैपिटल भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा आपको याद रखना है विष्णुवर्धना कौन थे, तो ये होयसाला रूलर थे। ठीक है, और इनका जो भी टाइमलाइन रहा है उसे भी आप लर्न रख सकते हो। और डिफीटेड द चोलाज इन द बैटल ऑफ तलाकड़, पैटर्नाइज टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड प्रोमोटेड विष्णविज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रामानुजा आचार्य, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और आपको मैं क्या बताऊं, इसमें इंपॉर्टेंट है वीरागलू। यस, वीरागलू इज अ मेमोरियल स्टोन erected to honor a warrior who died a heroic death such as protecting the kingdom। तो बेसिकली क्या होता था कि एक तरह का स्टोन है, पत्थर है, जिसमें कुछ इंस्क्रिप्शन लिख दिए जाते थे। और उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता था, बेसिकली उन वॉरियर्स के नाम होते थे, उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ सब चीज मेंशन होता था। और उसे उन लोगों के लिए भी लिखा जाता था जो लोग किसी की जान बचाए हैं, मतलब अच्छे लोग, काफी ग्रेट रूलर जो हुआ करते थे, उनके नाम उनमें मेंशन होते थे। तो ओबियस सी बात है, इंस्क्रिप्शन के थ्रू ये पता चला है कि ये किनका था। तो हमने यहाँ पे आपको नाम बता दिया है, विष्णुवर्धना, उनका उसमें नेम मेंशन है। अच्छा, वीरागलू एक हीरो स्टोन है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके बारे में कुछ खास फीचर्स तो नहीं है, बट वन डे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, चूंकि ये न्यूज में है, दैट्स वाई मैंने इसे इसमें कवर कर दिया। इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है आपको तो पता ही होगा, जितने भी किंग और डायनेस्टीज हैं उनका कुछ ना कुछ इसमें लिखा होता है। सो उस लिखावट को हम लोग पढ़ते हैं एंड देन वी गेट टू नो कि कौन से किंग का कब टाइमलाइन था, उन्होंने क्या क्या अचीव किया एंड सो ऑन, कौन से रिलीजन और कल्चर वो लोग फॉलो करते थे, लैंड कितना था, टैक्सेशन क्या हुआ करती थी। ठीक है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कनेक्शन से अगर हम देखें तो सैक्रेड इंजिना ऑफ द होयसाला, ये भी आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से टेम्पल हुआ करते थे, चेना कासवा, होयसालेश्वर टेम्पल और केशव टेम्पल, ये सबको आपको ध्यान रखना है क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर हम कुछ बात करें डिस्कवरीज की, तो मिनी रिजॉल्व द हिस्टोरिकल डिबेट ओवर विष्णुवर्धना's डेट ऑफ डेथ। इनका जो एग्जैक्ट डेट था वो उनमें कंफ्यूजन थी, बट नाउ ये इंस्क्रिप्शन से वो जो कंफ्यूजन है वो क्लियर अप हो सकता है। एड न्यू एविडेंस टू मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रिसेंट में हीरो स्टोन डिस्कवर्ड हुआ है वो कौन से टाइमलाइन को फॉलो करता है, तो आपको मिडिवल में टिक करना है। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस conserving archaeological heritage, demonstrate the role of inscription in reconstructing India's past। तो इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप बस इस कीवर्ड्स को याद करके जाना। तीसरा, आप अगर वन लाइन में कुछ लर्न रखना चाहते हो तो आप ये यहाँ तक पढ़ लेना, दैट वुड बी मोर देन इनफ एक आर्टिकल को कवर अप करने के लिए। चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर, द बेजिंग मॉडल ऑफ इनोवेशन। द बेजिंग मॉडल ऑफ इनोवेशन, ये आर्टिकल बताता है कि चाइना, स्पेशली बेजिंग, इनोवेशन और एआई में इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है ना। तो सबसे पहले समझते हैं बेजिंग मॉडल ऑफ इनोवेशन क्या है, उसके बाद आपको इसके बैकग्राउंड को मैं बताऊंगी। ओके,
इस मॉडल में गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनीज मिलकर काम कर रही है। मतलब अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई नई टेक्नोलॉजी या रिसर्च होती है तो गवर्नमेंट उसे फंडिंग देती है और कंपनीज उस टेक्नोलॉजी को मार्केट तक पहुंचाती है। इससे रिसर्च सिर्फ बुक तक सीमित नहीं रहती बल्कि रियल प्रोडक्ट बन जाता है। बेंजिंग का फोकस खास तौर पे किस चीज पर है? बेंजिंग का फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, डीप टेक स्टार्टअप पर है। गवर्नमेंट स्टार्टअप को फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स बेनिफिट और टैलेंट प्रोवाइड करती है। यही होता है। अब इस आर्टिकल में मैंने देखा कि इस आर्टिकल में है वैली ऑफ डेथ। ये क्या होता है? तो इनोवेशन में एक स्टेज आती है जहां रिसर्च तो हो जाती है लेकिन उससे प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे और सपोर्ट नहीं मिलता। इसी स्टेज को वैल्यू ऑफ डेथ कहा जाता है। बेंजिंग मॉडल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय गिविंग गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स लिखा हुआ है, किस तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसे आपको उतना ध्यान नहीं देना। हमें ये जानना जरूरी है कि भाई इंडिया इससे क्या लेसन गेन कर सकता है। तो इंडिया भी एआई मिशन, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है। लेकिन इंडिया को भी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बढ़ाना होगा, रिसर्च फंडिंग इंप्रूव करनी होगी, एआई और डीप टेक स्टार्टअप को और सपोर्ट देना होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें यूपीएससी के रिलेवेंस में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बार बार आपके सिलेबस में गो थ्रू हो रहा है, सो इसको ध्यान रखना है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, R&D इकोसिस्टम। जीएस पेपर से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसे कनेक्ट कर सकते हैं, इनोवेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री पॉलिसी से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे रिविजन पॉइंटर्स दे रखे हैं, तो आप ये रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको इस बेसिस पे, अ स्ट्रॉन्ग इनोवेशन इकोसिस्टम रिक्वायर्स क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप एंड द गवर्नमेंट। Discuss in the context of China's Beijing innovation model and the lesson it offers for India। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इसे लिखना है एंड कोशिश करनी है अपनी आंसर राइटिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सके। चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर। हाउ विल द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इम्पैक्ट माइनिंग अराउंड रामसर वेटलैंड साइट्स? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रामसर वेटलैंड के 10 किलोमीटर के अंदर माइनिंग शुरू करने से पहले वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लेना जरूरी है। इस डिसीजन का पर्पज है वेटलैंड और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। तो बेसिकली जब जब माइनिंग होगी आपको मेक श्योर करना है कि वाइल्ड लाइफ वहां पर ना हो और बायोडाइवर्सिटी का खास ध्यान रखा जाए। ये न्यूज में है बट हमको न्यूज में सिर्फ सीमित नहीं रहना है, हमें उसके बैकग्राउंड जरूर पढ़ने हैं। तो यहाँ पे असम वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में काफी बात किया गया है। तो इसका लोकेशन कहाँ है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ द असन इन यमुना रिवर इन देहरादून, उत्तराखंड में। असन एक वेटलैंड है, ठीक है, वो देहरादून और उत्तराखंड देहरादून में है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। और कंजर्वेशन रिजर्व अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये ऑर्डर लाया गया है। और ये एक रैमसर साइट है, इसे 2020 में रैमसर साइट को डेजिग्नेट किया गया था। और इसमें कौन कौन से रहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स रहती हैं, वाटर फूल रहता है और एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, जितने भी पानी वाले एनिमल होते हैं वो रहते हैं। व्हाट आर रैमसर साइट? पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि ऐसा एरिया जो कि पानी वाला हो या फिर झील हो, लेक हो, वो आपका रैमसर साइट कहलाता है। उसमें कुछ खास तरह के एनिमल होते हैं जिसे प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, तो इसे आप ध्यान रखोगे। इंडिया बिकेम अ पार्टी टू द कन्वेंशन इन 1982। उसके बाद है इंडियाज रैमसर साइट। 101 रैमसर साइट्स है हमारे पास एज ऑन अगस्त 2026। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रैमसर साइट इन एशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आपको खास तौर से ध्यान रखना है। What is the convention? An international treaty adopted in 1971 at Ramsar, Iran, focused on wetland conservation, sustainable use of wetland, international cooperation। तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो 1971 में इसे अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, हम लोग वेटलैंड को कंजर्व करेंगे और सस्टेनेबल यूज करेंगे वेटलैंड्स का। ठीक है, तो इंडिया के पास अभी 101 रैमसर साइट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया मैंने आपको बता दिया है। और माइनिंग अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ जितने भी हैं उसके अराउंड 1 किलोमीटर के विद इन अगर आप माइनिंग वगैरह तो
बैंड है, लेकिन 1 किलोमीटर के बाद आप अगर माइनिंग करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि वाइल्ड लाइफ वहां पर ना हो। नो ऑटोमेटिक स्टैट्यूटरी 10 किलोमीटर माइनिंग प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन डिपेंड्स ऑन वेटलैंड कितना है, सुप्रीम कोर्ट का कितना अप्रूवल है, किस हिसाब से आपको करना है वो ध्यान रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है जिसे आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, फूड फ्लड कंट्रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वाटर प्योरिफिकेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, इसके बारे में ध्यान रखना है। थ्रेट टू वेटलैंड क्यों है? क्योंकि इलीगल माइनिंग हो रही है, ये बहुत बड़ा खतरा है। अर्बनाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, जंगल वगैरह काट दे रहे, बिल्डिंग्स लगा रहे, फैक्ट्री लगा दे रहे, सो ये खतरा है एक तरह से। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से, और इन्वेसिव स्पीशीज हो रहे हैं, मतलब स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, जो वहाँ पे परमानेंटली रहते थे। अगर हम उस जगह के जंगल को काट देंगे तो क्या होगा, वहाँ की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद कुछ आर्टिकल है जो कि इस प्रोविजन के तहत है। आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। आर्टिकल 51A क्या बताता है? फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आपको याद रखना 1972 में लाया गया था। और वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 में लाया गया। यूपीएससी के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना, रामसर कॉन्वेंशन कितने साइट्स है, असम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आपको ध्यान रखना है, इको सेंसिटिव जोन्स आपको ध्यान रखनी है। और वैल्यूएशन यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, कुछ रामसर साइट है, कुछ कंजर्वेशन है यहाँ पे, इसको आप लर्न रखना। वन लाइन रिविजन भी मैंने यहाँ दे रखा है, एग्जाम से जस्ट पहले आप इसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर। FCRA बिल इज रिलीजन न्यूट्रल, शाह अश्योर्स क्रिश्चियन बॉडीज। तो न्यूज में क्या है इसे हम जान लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सो बेसिकली FCRA अमेंडमेंट बिल 2025 की, जिसे लेकर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी काफी चिंता जताई है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि ये बिल किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, बल्कि रिलीजन न्यूट्रल रहेगा। तो बेसिकली एक बिल आया है, और आप सबसे पहले ये समझ लें कि FCRA क्या होता है। तो FCRA का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये लॉ डिसाइड करता है कि इंडिया की NGOs, चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से पैसा कैसे ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस लॉ के थ्रू फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने की कोशिश की है। नया जो अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें कुछ प्रपोजल्स है। अगर किसी एनजीओ का FCRA रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाए, कैंसिल हो जाए या रेन्यू ना हो, तो गवर्नमेंट को उस एनजीओ के एसेट और फंड को मैनेज करने की ज्यादा पावर मिल सकती है। इसी बात को लेकर कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है। अमित शाह ने ये बताया कि ये बिल किसी रिलीजन को टारगेट नहीं करती है, गवर्नमेंट का किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी को हरास करने का इंटेंशन नहीं है। लॉ सभी एनजीओ पर बराबर अप्लाई होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से जुड़ा हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने इसे रिलीजन न्यूट्रल बताया है। तो भाई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड है, इसे आप जान लेंगे तो बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा है कि बिल को और डिटेल में एग्जामिन किया जाए, और वो चाहते हैं, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं जो एनजीओ चला रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये जो भी बिल है FRCA उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत सुलझाया जाए, ताकि सभी स्टेक होल्डर जो है वो डिस्कस करें इस टॉपिक पर और सही कंक्लूजन निकल पाए, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। और कुछ खास है नहीं, बस मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, और ये बिल किस मुद्दे में है इसे भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है ये आप देख लें। अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब ऐसा कमेटी जिसमें जो है दोनों ही लोग रहेंगे, लोकसभा के भी लोग उसमें प्रेजेंट रहेंगे और राज्यसभा के भी रहेंगे। फॉर्म टू एग्जामिन इंपॉर्टेंट बिल्स और इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक इशू, इट सबमिट रिकमेंडेशन टू पार्लियामेंट दो दे आर नॉट बाइंडिंग। तो बाइंडिंग तो नहीं है, बट हाँ वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा करना सही होगा। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं इस करंट न्यूज के रिलेवेंस में। आर्टिकल 19, यहाँ पे फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ रिलीजियस डिमोनिशन,
denomination, reasonable restriction can be imposed in the interest of public order, morality, national security. तो पार्लियामेंट जो है या गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को रोक सकता है अगर उसे दिखे कि ये पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। सो सिग्निफिकेंस भी आपको बता दिया कि ये नेशनल सिक्योरिटी को बैलेंस कर रहा होता है, और एनजीओ, ट्रांसपेरेंसी इन फॉरेन फंडिंग, रिलीजियस फ्रीडम, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को ये लॉ आने से क्या होगा, इन सारी चीज़ों पर काफ़ी अच्छे से नज़र रखा जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको FCRA और FEMA का भी डिफरेंस बताया है कि ये क्या करता है, रेगुलेट फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू NGOs एंड एसोसिएशन। ये रेगुलेट किसको करता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे एडमिनिस्टर्ड करता है। फोकस ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये फोकस करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को। यहाँ पे 1 लाइन रिविजन मैंने आपके लिए दे रखा है, सो इसे आप ध्यान देना। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड, जय हिंद।